हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करूंगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ ऐसे विशेष प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और आपके आगामी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर का क्वेश्चन दिया है कि दिक् सूचक यानी कि कंपास क्या है। दिक् सूचक यानी कि कंपास क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दिशा सूचक यंत्र है, दूसरा है मानचित्र मापक है, तीसरा है ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दिक् सूचक यानी कि कंपास के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिक् सूचक क्या होता है। दिक् सूचक एक छोटा सा यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का यानी कि पता लगाया जा सकता है, जो हमारी मेन डायरेक्शंस है। जिसमें इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा यानी कि सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। यानी कि इससे मेनली उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ जो उसकी सुई है वो इंडिकेट करती है, नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो इससे हम नॉर्थ के विषय में बता सकते हैं। कहीं पर भी यदि हम कंपास का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें नॉर्थ की डायरेक्शन मिल जाती है और फिर उसी डायरेक्शन से हम बाकी डायरेक्शंस का रेफरेंस ले लेते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये एक दिशा सूचक यंत्र है, यानी कि दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है, यानी कि मानचित्र का मापक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी। एंड सी ऑप्शन दिया है ए व बी का अनुपात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मानचित्र का जो मापक होता है वो क्या होता है। दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी, एक तो मानचित्र के ऊपर मापी गई दूरी, और दूसरी क्या होती है कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई दूरी, यानी कि धरातल पर एक्चुअल में कितनी दूरी है और मानचित्र पर कितनी दूरी है। उन दोनों के अनुपात को हम मानचित्र का मापक कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी का अनुपात। तो ए व बी के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, मानचित्र का मापक बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चंस ज्योग्राफी से लिए हैं, क्योंकि आपका ज्योग्राफी का भी पोर्शंस आपके टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं। यानी कि जो दीवारी मानचित्र होता है, जो दीवार पर लगने वाला मानचित्र है, वह एटलस मानचित्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है लघु मापक मानचित्र, दूसरा दिया गया है प्लेनीमीट्रिक मानचित्र, और तीसरा वृहद मापनी मानचित्र, और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दीवारी मानचित्र के विषय में बताना चाहूँगा कि जो दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र हैं वो लघु मापक मानचित्र कहलाते हैं। जो हमारे दीवारी मानचित्र होते हैं, जो एटलस मानचित्र होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लघु मापक मानचित्र बोलते हैं। जो दीवार पर यानी कि वॉल मैप्स जो होते हैं, तो उसी को दीवारी मानचित्र बोला जाता है सिंपल भाषा में। और उसी का जो नाम है, यानी इन दोनों का, दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र जो होता है उसको बोलते हैं लघु मापक मानचित्र। तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, इन दोनों को लघु मापक मानचित्र कहते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, प्लेनीमीट्रिक मानचित्र क्या होता है। तो प्लेनीमीट्रिक मानचित्र की यदि मैं बात करूं तो ऐसे मानचित्र जिसमें स्थलाकृतिक लक्षणों के स्थान पर सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे को बोलते हैं हम प्लेनीमीट्रिक मानचित्र, यानी कि प्लेन मीट्रिक मानचित्र कहते हैं। तो ये प्लेन मीट्रिक मानचित्र के विषय में आपको पता लग गया। अभी एक और इसमें दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है वृत्त मापनी मानचित्र। अब वृत्त मापनी मानचित्र को भी साथ के साथ समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भू संपत्ति मानचित्र, यानी कि जो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं, यानी कि नगरों के प्लानों व स्थलाकृति जो मानचित्र को ही हम वृत्त मापनी मानचित्र कहते हैं। जो हमारे नगर की जो प्लान है और उनके जो आकृतिक मानचित्र होते हैं उनको ही हम वृत्त मापनी मानचित्र कहते हैं। तो इस तरह से ये
तीनों के तीनों हमने यानी कि क्लियर कर लिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा पहले नंबर का ऑप्शन यानी कि लघु मापक मानचित्र। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे समोच्च रेखाएं क्या है, समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा। दूसरा होता है कि मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। और तीसरा ऑप्शन है मानचित्र पर सर्वोच्च पर्वत शिखर से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा यानी कि जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं समोच्च रेखाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आकृति कैसी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, जियोइड होती है, शंक्वाकार होती है, बेलनाकार होती है या वृत्ताकार होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम मैथमेटिकल व्यू से देखें यानी कि गणितीय दृष्टि से देखें तो पृथ्वी एक जियोइड है। क्या है, एक पृथ्वी क्या है, जियोइड है। इसको ऐसे लिख सकते हैं GEOID, जियोइड है। तो इसमें जो जियोइड जो वर्ड है इसको भी हम दो तरह से तोड़ेंगे। जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पृथ्व्याकार, पृथ्वी आकार यानी कि पृथ्वी का जो आकार है। तो जियो का मतलब पृथ्वी होगा और इसमें जो आईडी जुड़ा होता है, आईडी का मतलब होता है डायमेंशन से। तो यहाँ पर पृथ्वी की जो आकृति है वो एक तरह से 3 डायमेंशनल होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जियोइड आकृति है। कभी भी पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है तो जियोइड आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। जो हमारा भौगोलिक ग्रिड होता है उसमें कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफिकल जो ग्रिड है उसमें 2 प्रकार की रेखाएं होती है, जिसमें एक रेखा होती है आपकी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी होती है आपकी वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसमें इन्हें क्रम से क्या बोलते हैं, अक्षांश समांतर यानी कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड देशांतर यमोत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है यानी कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं, अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा आपका 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है अक्षांश समांतर, दूसरी देशांतरीय यमोत्तर। इंग्लिश में बोलेंगे तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से 2 प्रकार की हमारी रेखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। तो विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि पहले देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, सेकंड है दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा एंड थर्ड ऑप्शन दिया है दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है यानी कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर जो रेखा खींची गई होती है, खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा वीडियो सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार स्वयं से भी अटेम्प्ट करते रहिए क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का भी जायजा होगा, नई बात आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसा कि अक्षांश रेखाओं के विषय में पूछा गया कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स पहला इसमें दिया है ऑप्शन उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दूसरा है भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी बनाने वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, तीसरा है भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो वास्तविक रेखा है उसको बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूमध्य रेखा के से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे
ऑप्शन नंबर जो सी में वास्तविक रेखा दिया है, तो वास्तविक रेखा जैसे दे देगा तो तुरंत ही आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर होती है काल्पनिक रेखा, यानी कि देखो ये क्वेश्चन के ऑप्शंस की लाइन बिल्कुल सेम टू सेम दी है, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक और यहाँ पर वास्तविक का अंतर किया हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा काल्पनिक रेखा वाला। तो काल्पनिक रेखा वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन हमें दिया है क्या कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है। क्योंकि जो हमारे अक्षांशों में बटे होते हैं, डिग्रीज में बटी होती है हमारी काल्पनिक रेखाओं, भूमध्य रेखा से जो खींचे गए वृत्त होते हैं काल्पनिक रेखाओं में होते हैं, तो उसकी लंबाई पूछी है कि 1 डिग्री की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री की जो लंबाई है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि जिसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, किसे कहते हैं। यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे पहला ऑप्शन, जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है। दूसरा है जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है। और थर्ड है जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे से डिफरेंस दिए हुए हैं, लेकिन वो डिफरेंस यहाँ पर आपको देखना है कि देशांतर से तुलना किसकी, अक्षांश की, अक्षांश से तुलना किसकी, अक्षांश की। लेकिन यहाँ पर मेन है देशांतर रेखा से तुलना अन्य देशांतर रेखा की, ये हमें देखना है, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ये बनेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हमें अक्षांश से देशांतर की तुलना नहीं करनी, हमें केवल देशांतर से देशांतर की तुलना करनी है, तब हमारा आंसर होगा करेक्ट। तो ये छोटे छोटे से माइनर यानी कि कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं, तो आपको इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जस्ट आपको ये चीज़ें अपने माइंड में बैठा लेनी है, याद कर लेनी है कि इसका आंसर क्या हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड रेखा किसे कहते हैं। अभी हमने लैटिट्यूड अक्षांश रेखा के विषय में डिस्कस किया था कुछ देर पहले, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके विषय में, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड के विषय। तो क्या होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या दूसरा दिया है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा यानी कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा गुजरती है, यानी कि कहाँ से गुजरती है। जो हमारी ग्रीनविच मध्याह्न रेखा होती है वो किस देश से गुजरती है, वाशिंगटन डीसी से, लंदन से, रोम से, या फिर प्राग से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है ये जो गुजरती है वो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी इसका दिया है लंदन से। तो ये लंदन से गुजरती है और इसके विषय में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 1884 यानी कि 1884 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में जो ग्रीनविच नामक स्थान है वहाँ पर स्थित रॉयल वेधशाला यानी कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी जिसको बोला जाता है से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है, और इसे ही हम ग्रीनविच मध्याह्न यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के विषय में बताया, कहाँ से गुजरती है वो बताया, और कहाँ पर एक संगोष्ठी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी उसके विषय में बताया। तो ये एक एक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा लंदन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूर्वी व पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि ऑप्शन नंबर ए 180 देशांतर के क्रम से पूर्व पश्चिम में स्थित देशांतर, दूसरा 0 डिग्री देशांतर के क्रम से पूर्व पश्चिम में स्थित देशांतर, तीसरा 0 अक्षांश के क्रम से उत्तर व दक्षिण में स्थित देशांतर, डी दिया है 0 डिग्री देशांतर के क्रम से पूर्व
तथा पश्चिम व पूर्व में स्थित देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0 डिग्री देशांतर के क्रम से पूर्व व पश्चिम में स्थित देशांतर। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न यानी कि 0 डिग्री के पूर्व में खींची जाती है उन्हें पूर्वी देशांतर। जो दक्षिण रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पश्चिम में खींची जाती है उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। देशांतर व समय का जो आपस में जो प्रत्यक्ष संबंध है, यह संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है कि उसके रोटेशन के कारण होता है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो इसमें जैसा कि ऑप्शन दिया है 23 घंटे, 24 घंटे या 23 घंटे 30 मिनट या 24 मिनट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका 24 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री? 360 डिग्री घूम जाती है यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में अंतर कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में कितना अंतर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट का होता है। यानी कि जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का यदि अंतर हो तो 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। 4 मिनट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी हम फ्रेंड्स इस तरह से देखेंगे कि हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हमने कंप्लीट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।